हम कंपनी अंकेक्षक के अंतर्गत हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बतलाया था। आज हम इस परिप्रेक्ष्य में इस चैप्टर के तहत जो लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बतला रहा हूँ, जो कि सामान्यतः अक्सर मैं जैसे विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न विद्यार्थियों, अंशों का पारेषण किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति मर जाता है अथवा पागल हो जाता है अथवा उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो मृत्यु की दशा में उसके प्रतिनिधि, पागल होने की दशा में समिति तथा दिवालिया होने की दशा में राजकीय निस्तारक उसके अंशों के संबंध में व्यवहार करने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। इस प्रकार अंशों के संबंध में अधिकार स्वतः ही अंशों के मालिक से हटकर दूसरे को चला जाता है। इसे ही अंशों का पारेषण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बता दिया कि पारेषण का मतलब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कोई पागल हो जाता है या कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है तो इन तीनों ही स्थिति में उसके व्यवहार करने, उसके अंशों को बेचने या के संबंध में जो अधिकार हैं वो अन्य व्यक्ति को चले जाते हैं। इसे ही अंशों का पारेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, कंपनी में बंधक रजिस्टर से क्या तात्पर्य है? कंपनी में बंधक रजिस्टर से क्या तात्पर्य है? बंधक रजिस्टर में प्रबंधकों का विवरण, बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण, बंधक की रकम तथा उन व्यक्तियों के नाम जिसके पास संपत्ति बंधक रखी गई है आदि विवरण होते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को बंधक रजिस्टर रखना अनिवार्य है। तो कहने का तात्पर्य है, यदि हमने अपनी संपत्ति बंधक रख के ऋण लिया है तो बंधक रजिस्टर में संपत्ति का विवरण, बंधक की रकम, उन व्यक्तियों के नाम जिनके पास संपत्ति बंधक रखी गई है, ये सभी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है और कंपनी अधिनियम के द्वारा यह रजिस्टर रखना अनिवार्य है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, हस्तांतरण संलेख से आप क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि लघुतरात्मक प्रश्नों में पूछा जाता है। अंशों का हस्तांतरक ट्रांसफरर एवं ट्रांसफरी व हस्तांतरी एक लिखित व टिकट युक्त हस्तांतरण संलेख शुल्क के साथ कंपनी को भेजते हैं। इस हस्तांतरण संलेख में हस्तांतरी का नाम, पता, व्यवसाय इत्यादि का विवरण होता है। इसके साथ अंश प्रमाण पत्र या बंटन पत्र भी भेजा जाना चाहिए। इसके साथ अंश प्रमाण या बंटन पत्र भी भेजना जाना चाहिए। इसके बाद ही संचालक हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जिसके पक्ष में अंशों का हस्तांतरण किया जाना है उसका नाम, पता, व्यवसाय इत्यादि का उल्लेख रहता है और साथ में अंश प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति से उसके द्वारा खरीदे गए हैं और बंटन पत्र, ये सभी चीज़ें उसके साथ संलग्न करके भेजी जानी चाहिए। इसके पश्चात संचालक अंशों का हस्तांतरण कर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, कंपनी द्वारा प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना करते समय प्रभावी पूंजी से आपका क्या है आशय है? जब कोई कंपनी हानि में चल रही हो या अपर्याप्त लाभ कमा रही हो तो वह कंपनी प्रभावी पूंजी के आधार पर प्रबंधकों को पारिश्रमिक का भुगतान करती है। इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है, जिसमें आता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवोल्यूशन रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिपॉजिट्स पेबल आफ्टर 1 ईयर माइनस फिक्टिटियस एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अर्थात प्रबंध के पारिश्रमिक की गणना उस परिस्थिति में जबकि कंपनी के पास अपर्याप्त लाभ हैं और साथ ही कंपनी की पूंजी
के आधार पर ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कंपनी के द्वारा कौन सी लेखा पुस्तकें करना आवश्यक है? कंपनी के द्वारा कौन सी लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है या मेंटेन की संधारित करना आवश्यक है? कंपनी को अपने मुख्य कार्यालय में निम्न विषयों के संबंध में लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है। पहला बिंदु है विद्यार्थियों, कंपनी द्वारा प्राप्त व भुगतान की गई राशि तथा उससे संबंधित मदों के संबंध में। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, कंपनी द्वारा किए गए समस्त माल के क्रय व विक्रय के संबंध में। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, कंपनी की संपत्ति व दायित्वों के संबंध में। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, निर्माणी कंपनियों द्वारा सामग्री, श्रम व लागत का विवरण का उल्लेख अपनी लेखा पुस्तकों में किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, छठा अंतिम, नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए कंपनी किसे अंश जारी कर सकती है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हम पहले प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में ही पढ़ सकते हैं कि नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में किन्हें अंशों का निर्गमन किया जा सकता है? ऐसे, इसमें उत्तर में लिखेंगे विद्यार्थियों हम, ऐसे विक्रेताओं को जिनसे चालू व्यवसाय क्रय किया हो। दूसरा, अभिगोपकों को, कंपनी के प्रवर्तकों को प्रारंभिक व्यय के लिए। तीसरा, संपत्ति विक्रेताओं को। और चौथा, वर्तमान अंशधारियों को बोनस अंश का निर्गमन, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम यदि बोनस अंशों का निर्गमन करते हैं तो भी हम नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में कंपनी के अंश जारी कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो लघुत्तरात्मक प्रश्न थे, जो सामान्यतः परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर के संबंध में, कंपनी, अंकेक्षक। और अब एक निबंधात्मक प्रश्न विद्यार्थियों, काफ़ी बड़ा है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, आप समझें, पढ़ें। संयुक्त स्कंद कंपनी का प्रश्न है, संयुक्त स्कंद कंपनी का अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व आप कौन कौन से पत्र या पत्रों को दिखाना चाहेंगे और क्यों? इसके उत्तर के रूप में लिखेंगे, एक संयुक्त स्कंद कंपनी का अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व निम्न पत्रकों को देखना आवश्यक है। ए, यह बात जानने के लिए अंकेक्षक निम्न कार्य करेगा। पहला बिंदु है विद्यार्थियों, यदि अंकेक्षक संचालकों द्वारा वार्षिक साधारण सभा से पूर्व नियुक्त किया गया है तथा उसे अपनी नियुक्ति के बारे में संचालकों की सभा की प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, यदि उस अंकेक्षक की नियुक्ति सेवानिवृत्त अंकेक्षक के स्थान पर की गई है तो यह ज्ञात करना चाहिए कि पहले वाले अंकेक्षक को विविध सूचना दे दी गई है तथा उसकी नियुक्ति वार्षिक सभा में की गई है, कि पूर्व वाले अंकेक्षक को सूचना से देकर हटा दिया गया। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, यदि अंशधारियों के द्वारा वार्षिक सभा में नियुक्ति की गई है तो अंशधारियों के प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए। अपनी नियुक्ति स्वीकार करने या करने के लिए लिखित में 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास भेजी जानी चाहिए। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, यदि उसकी नियुक्ति आकस्मिक रिक्त स्थान पर की गई है तो संचालक के कार्यवाही सारांश के प्रति प्राप्त कर लेनी चाहिए। पांचवा बिंदु है विद्यार्थियों, यदि पहले वाले अंकेक्षक के त्यागपत्र देने के कारण स्थान रिक्त हुआ है तो संचालकों को स्थान की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अंशधारियों को असाधारण सभा की प्रति प्राप्त करनी चाहिए। अंकेक्षक को यह भी मालूम करना चाहिए कि पूर्व अंकेक्षक ने किन परिस्थितियों में त्यागपत्र दिया था। तो इन सभी सूचनाएं, अर्थात कहने का मतलब, जब नए अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो उसे अधिकार है कि वार्षिक सभा में की गई है, किसी सेवानिवृत्त अंकेक्षक के स्थान पर की गई है या किसी अंकेक्षक के आकस्मिक रिक्त स्थान के कारण की गई है, तो संचालकों की कार्रवाई के सारांश के प्रति सभी प्राप्त करने का अधिकार एक अंकेक्षक को है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, बी पॉइंट, प्रलेखों का निरीक्षण।
एक कंपनी के निम्न प्रलेख होते हैं जिनका अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य आरंभ करने के पूर्व अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना चाहिए। नंबर 1 बिंदु है विद्यार्थियों पार्षद सीमा नियम, जो कि हम अक्सर पढ़ते हैं परीक्षाओं के उसमें कि पार्षद सीमा नियम। कंपनी के पार्षद सीमा नियम निम्न वाक्य होते हैं। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में निम्न बातों का उल्लेख रहता है। पहला बिंदु है इसके अंतर्गत ही ए नाम वाक्य। यदि कंपनी का नाम पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो अंत में शब्द अवश्य आना चाहिए पब्लिक लिमिटेड। यदि प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द अवश्य आना चाहिए। इसी के अंतर्गत दूसरा बिंदु है स्थान वाक्य। उस राज्य का नाम जहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित है। तीसरा बिंदु है उद्देश्य वाक्य। एक कंपनी वैधानिक दृष्टि से उद्देश्य वाक्य में निर्धारित होता है। एक कंपनी वैधानिक दृष्टि से उद्देश्य वाक्य में निर्धारित होता है कि कंपनी कौन कौन से कार्य करने का अधिकार है। उद्देश्य वाक्य का तात्पर्य कि कंपनी को किस प्रकार के कार्य करने का अधिकार है। इसके आधार पर ही अंकेक्षक यह देखेगा कि जो व्यवहार कंपनी के द्वारा किए गए हैं कंपनी उन्हें करने का अधिकार है रखती है, या कंपनी को उन्हें जो कार्य व्यवहार किए गए हैं उन्हें करने का अधिकार उस उद्देश्य वाक्य में था या नहीं। अंकेक्षक ऐसे लेखों को प्रमाणित नहीं कर सकता है जो उद्देश्य वाक्य की सीमा के बाहर हो। इसी में विद्यार्थी हैं पूंजी वाक्य। इस वाक्य के अंतर्गत कंपनी की अधिकृत पूंजी तथा इसके अंशों का विभाजन दिया हुआ रहता है। अंकेक्षक के द्वारा यह वाक्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसे देखना होता है कि कंपनी का अंश निर्गमन इस वाक्य के अनुकूल है या नहीं। अर्थात अधिकृत पूंजी, इश्यूड ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इन सभी चीज़ों का उल्लेख पूंजी वाक्य में होता है। अगला बिंदु इसी के अंतर्गत है विद्यार्थियों दायित्व वाक्य। यह वाक्य प्रदर्शित करता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित है या असीमित है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों छठा संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य। पार्षद सीमा नियम और अंकेक्षक के कर्तव्य। अंकेक्षक द्वारा निम्न जांच कार्य किए जाने चाहिए। पहला बिंदु है कि कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्य सीमा नियम द्वारा अधिकृत है या नहीं, कि जो कंपनी जो कार्य कर रही है पार्षद सीमा नियम उन्हें स्वीकृति देता है अथवा नहीं। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों पूंजी संबंधी नियमों का पालन किया गया है या नहीं। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों यदि नियमानुसार अधिकृत पूंजी में वृद्धि की गई है तो संबंधित प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए। कि यदि अधिकृत पूंजी में वृद्धि की गई है तो इसकी नियमानुसार अनुपालना करनी चाहिए तथा संबंधित प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी अंकेक्षक को प्राप्त करनी चाहिए। अगला बिंदु है पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम ये कंपनी के वे नियम हैं जो कंपनी की आंतरिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। कंपनी के सीमा नियम कार्यक्षेत्र को निर्धारित करते हैं, जबकि अंतर नियम ये बताते हैं कि उस सीमा के भीतर कार्य कैसे किया जाएगा, आंतरिक प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार की होगी। एक निजी कंपनी, असीमित कंपनी तथा प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी के लिए अंतर नियमों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी यदि चाहे तो अंतर नियमों का रजिस्ट्रेशन करा सकती है। यदि अंशों द्वारा सीमित कंपनी अपने अंतर नियमों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहती है तो उस पर सारणी ए के नियम लागू होते हैं। सारणी ए के आदर्श नियम हैं इस प्रकार। पार्षद अंतर नियम और अंकेक्षक के कर्तव्य। अंतर नियमों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों विशेष नियमों का अध्ययन करना चाहिए। अंकेक्षक को अंतर नियम बनाए गए निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से नियम हैं? अंश पूंजी के संबंध में, संचालकों की नियुक्ति के संबंध में क्या नियम है, संचय एवं आयोजन के संबंध में क्या नियम है, लाभांश के संबंध में क्या नियम है, लाभों के पूंजीकरण के संबंध में क्या नियम है। अंतर नियमों में परिवर्तन। कंपनी के अंतर नियमों में विशेष प्रस्ताव पास करके परिवर्तन किया जा सकता है।
यदि ऐसा किया गया है तो अंकेक्षक को उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए। अगली चीज़ है विद्यार्थियों प्रविवरण। ये बड़ा लंबा वो है निबंधात्मक प्रश्न, इसको ध्यान से सुने और समझें, और यदि कोई दिक्कत हो तो मैंने इसका PDF भी डालूंगा आज आपको बनाकर, और उसको पढ़िए। प्रविवरण। प्रविवरण एक ऐसी सूचना, विज्ञापन, परिपत्र, विज्ञापन या प्रलेख है जिसके द्वारा जनता को कंपनी के अंशों तथा ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये अपन पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि प्रॉस्पेक्टस क्या है, अर्थात ऐसी सूचना। प्रविवरण एक ऐसा प्रलेख है जिसके विज्ञापन है, प्रलेख है जिसके माध्यम से कंपनी जनता को अपने अंश व ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है। प्रविवरण की प्रतिलिपि अंकेक्षक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें निम्न बातों की जानकारी अंकेक्षक प्राप्त कर लेता है जो कि महत्वपूर्ण होती है। नंबर 1, यदि शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन किया जा रहा है तो उसकी संख्या, शोधन की तिथि एवं विधि। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों कंपनी की न्यूनतम प्रार्थित पूंजी की मिनिमम सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों अंशों के आवेदन एवं बंटन पर देय राशि, एप्लीकेशन और बंटन पर कितनी देय राशि होगी। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों उन व्यक्तियों के नाम एवं पते जिनसे कंपनी ने कोई संपत्ति खरीदी है तथा भुगतान किसी रूप में किया जाएगा। अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमित अंशों एवं ऋणपत्रों की संख्या। यदि कंपनी ने कोई व्यापार खरीदा है तो इसके पिछले 3 वर्षों के लाभ क्या हैं। अगला बिंदु है विद्यार्थियों 7वां अभिकोपकों को दिए जाने वाला कमीशन एवं दलाली। अगला बिंदु है विद्यार्थियों प्रारंभिक व्यय की रकम, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स। और अगला 9वां बिंदु है यदि भट्टे पर अंश जारी किए गए हैं तो भट्टे की दर क्या है। सी बिंदु है इसके अंतर्गत ही विद्यार्थियों लेखा पुस्तकें एवं रजिस्टर। एक कंपनी की पुस्तकों को निम्न 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है लेखा पुस्तकें। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी निम्न विषयों का लेखा करने के लिए उचित पुस्तकें रखेगी। कंपनी द्वारा किए गए माल का क्रय विक्रय, कंपनी की संपत्तियां एवं दायित्व, लागत लेखा पुस्तकें। चौथा कंपनी लेखा दोहरा लेखा डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत रखेगी। अंकेक्षक उपर्युक्त कार्यों के लिए कंपनी द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों को प्राप्त करनी चाहिए। अंकेक्षक उपयुक्त कार्यों के लिए कंपनी द्वारा रखे जाने वाली लेखा पुस्तकें प्राप्त करनी चाहिए जिससे वह सभी पुस्तकों की जांच कर सके। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आगे वैधानिक पुस्तकें लेखा पुस्तकों के बाद आता है वैधानिक पुस्तकें। वैधानिक पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं, जो कि मैंने जब चैप्टर प्रारंभ किया था मैंने विस्तार पूर्वक बताया था। कंपनी विभाग के अंतर्गत जिन लेखा पुस्तकों एवं रजिस्टरों को रखना अनिवार्य है उन्हें वैधानिक पुस्तकें कहते हैं। इनमें निम्न प्रमुख है। नंबर 1 सदस्यों का रजिस्टर, दूसरा सभा की कार्यवाही की पुस्तकें, तीसरा ऐसे प्रसंविधेय कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रार जिसमें संचालकों का हित हो, चौथा संचालक प्रबंधक आदि के द्वारा ग्रहण किए गए अंशों का रजिस्टर, पांचवा स्मरणार्थ पुस्तकें। ये पुस्तकें कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद है विद्यार्थियों गत वर्ष का चिट्ठा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट। यदि कंपनी पुरानी है और पिछला वर्ष के हिसाब किताब का अंकेक्षण किसी अन्य व्यक्ति ने किया है तो अंकेक्षक को पिछले वर्ष का अंकेक्षित लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा प्राप्त करना चाहिए। अगला बिंदु है विद्यार्थियों आंतरिक नियंत्रण के विषय में जानकारी प्राप्त करना। अंकेक्षक को आंतरिक अंकेक्षण एवं आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था के संबंध में संपूर्ण
लिखित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे अंकेक्षक ये पता लगा सके कि इस पर कितना या कहाँ तक निर्भर रहा जा सकता है। अगला है बिंदु विद्यार्थियों एफ, व्यापार का प्रारंभ एवं समाविलन के प्रमाण पत्रों का निरीक्षण करना। कोई भी कंपनी समाविलन का प्रमाण पत्र के लिए बिना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती है और ऋण लेने का अधिकार भी तभी उपयोग में लिया जा सकता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर अंकेक्षक द्वारा समाविलन के प्रमाण पत्र का निरीक्षण किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है विद्यार्थियों इन सब के अतिरिक्त अंकेक्षक को कर्मचारियों की सूची एवं कर्तव्य विवरण का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य कर्मचारियों की सूची लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि किन कर्मचारियों के द्वारा किस किस कार्य को संपादित किया जाता है और संपादन कर्मचारियों के द्वारा पूर्ण रूप से नियमानुसार किया जा रहा है अथवा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। हम एक और छोटा प्रश्न इसका कल लेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। मेहनत से ध्यानपूर्वक इन चैप्टर के बारे में जो मैंने अति लघुतरात्मक और आज एक निबंधात्मक प्रश्न आपको बताया है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।